नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति बैठक की अध्यक्षता। दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के दिए निर्देश। भारत बंद के समर्थन में माकपा समर्थित किसान सभा का शिमला के विक्टी टनल में चक्का जाम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत बंद को प्रदेश में दिया बेअसर करार। हिमाचल भाजपा की पदाधिकारी बैठक शिमला के होटल पीटरहॉफ में हुई आयोजित। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित किए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान की गई समीक्षा। प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटकों का मुंह मीठा करवाकर मनाया गया विश्व पर्यटक दिवस। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के आयोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्सव के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में फैसला लिया गया कि दशहरा उत्सव में आने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। उत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत ढंग से आयोजित होंगे, लेकिन इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के आयोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 से 21 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले व त्योहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इनका संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और इस दिशा में समय समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कुल्लू दशहरा की प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान है। यह हमारी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। इससे सामान्य जनजीवन ही नहीं बल्कि विभिन्न गतिविधियों, मेले, त्योहार व अन्य आयोजनों को भी प्रभावित किया है। शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दशहरा उत्सव आयोजन संबंधी जिला स्तरीय समिति और जिला कारदार संघ के साथ आयोजित बैठकों की जानकारी दी। उन्होंने उत्सव के आयोजन से संबंधित विभिन्न सुझाव भी दिए। बैठक में फैसला लिया गया कि दशहरा उत्सव में आने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। उत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत ढंग से आयोजित होंगे, लेकिन इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होगी। मेले के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, जबकि समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जिला प्रशासन कुल्लू को प्रदान करेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मंच के बंद का हिमाचल प्रदेश में कोई खास असर नहीं दिखा। दुकानें हर रोज की तरह खुली रहीं और वाहनों का आवागमन भी हर रोज की तरह सामान्य रहा। हालांकि शिमला, ठियोग, कोटखाई, जुब्बड़, रोहड़ू, नारकंडा, रामपुर, नालागढ़ और पांवटा में किसान बागवानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिमला के विक्ट्री टनल के पास संयुक्त किसान मंच ने चक्का जाम किया। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने कहा कि सेब सीजन के दौरान फसल की सही कीमतें न मिलने, कॉरपोरेट कंपनियों की मनमानी, एपीएमसी की मंडियों और चेक पोस्ट पर लूट सहित 13 मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भेजा था, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में मजबूरन किसानों बागवानों को अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। शिमला में चक्का जाम के चलते कुछ समय के लिए शहर में वाहनों के पहिए थम गए।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया भारत बंद का मिला जुला असर हिमाचल में भी दिखा। इस बंद को कई राजनीतिक दल ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में राजधानी शिमला में भी माकपा समर्थित किसान सभा ने आंदोलन कर विक्ट्री टनल पर चक्काजाम किया। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए माकपा समर्थित छात्र संगठनों और किसान सभा ने एक रैली निकाली और विक्ट्री टनल पर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान किसान सभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कृषि कानूनों का विरोध किया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानून किसानों पर भारी पड़ रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों और बागबानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता तब तक पूरे देश में किसान इसी तरह अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण करने में लगी है। यहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, केरल तमिलनाडु से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक हर जगह धरना प्रदर्शन और राज्य स्तर के ऊपर सड़कों के ऊपर जाम लगा है। कई जगह व्यापारियों ने उसके ऊपर बंद रखा है, कई जगह ट्रांसपोर्टर ने बंद रखा है। उसी तरह आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लगभग सभी जिलों में आज बंद भी रहेगा और वहाँ धरना प्रदर्शन भी होंगे। हिमाचल में कम से कम 35 से 40 जगह पर इस समय धरना प्रदर्शन और बंद चले हैं। पूरे हमारा शिमला जिला और वहाँ किन्नौर तक अगर जाएं और मंडी, कुल्लू हर स्तर के ऊपर और कांगड़ा स्तर के ऊपर, हमारे फतेहपुर, इंदौरा से लेकर चंबा में हर जगह पर ये भारत बंद और धरना प्रदर्शन चले हैं। आप लोगों को साथियों मालूम है कि आज से पूरे 10 महीने पहले 27 सितंबर को जो 5 जून को 3 कृषि कानून पे केंद्रीय सरकार कोरोना काल में ऐसे संकट के समय में एक अध्यादेश लाई थी, वो सितंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर वो कानून बने और आज 27 सितंबर को पिछले साल 2020 में राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हुए थे, तो उसका पूरा 1 वर्ष हुआ है। और 26 अक्टूबर के बाद जो निरंतरता में दिल्ली के चारों तरफ अलग अलग रोड्स के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समय दिल्ली का जो एक घेराव किया है, वहाँ पर जो डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं उनके आज पूरे 10 महीने हुए हैं। इसी तरह सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आज पूरे देश के अंदर ये भारत बंद की कॉल पर ये कार्यक्रम चला है। आज हम हिमाचल प्रदेश में केवल ये सॉलिडेरिटी नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित सभी उत्पीड़ित वर्गों का एक संयुक्त आंदोलन है और उसमें जैसा आपको पहले भी बताया गया था, उसके अंदर अब सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको सरकार जब तक निरस्त नहीं करेगी, ये भारतवर्ष के अंदर आंदोलन चलेगा, हिमाचल प्रदेश में भी आंदोलन चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रदेश के किसान सहमत है। उन्होंने कहा कि केवल 1-2 स्थानों पर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर परिवहन निगम की बाहरी राज्यों वाली रूटों की बसों का संचालन रोका गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल के किसान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। किसानों द्वारा सोमवार को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे कांग्रेस समेत वामपंथी दल समर्थन कर रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में भारत बंद और किसान समर्थन में संयुक्त किसान मंच ने विक्ट्री टनल में चक्का जाम किया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बंद को बेअसर करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय लोग हैं और वे सब जानते हैं किसानों के हित में जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वे लोगों के दिल दिमाग में है।
यहाँ के लोग किसी प्रकार के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वहीं हिमाचल से बाहर बसें न भेजने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक एहतियात के तौर पर लिया गया फैसला है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। असर नहीं है। सिर्फ एक जगह जानकारी अभी तक हमको मिली है कि सीपीएम के कुछ लोगों ने रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम बनाया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी अभी तक हमको सूचना नहीं है कि इस बंद का कोई असर हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय हैं, सारी बातों को समझते हैं और किसानों के हित के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनके दिल दिमाग में है। तो ऐसे में वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। बार बसेस नहीं जा रही है क्या? देखिए उस सारी चीज़ को लिए इसलिए एहतियात के तौर पे कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की शिमला में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित किए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान की समीक्षा की गई। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50वीं जयंती के अवसर पर होने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में प्रस्तावित उपचुनाव और वर्ष 2022 के चुनाव पर भी बैठक में मंथन किया गया। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बैठक होटल पीटरहॉफ शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं सह प्रभारी संजय टंडन उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सेवा ही संगठन भाग 1 और भाग 2 के कार्यक्रमों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन सेवा के पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनता की सेवा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने में देश भर में नंबर 1 आया है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है और 30 नवंबर तक प्रदेशवासियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार चल रही है और हमारा देश पूरे विश्व में सेवा एवं कोविड वैक्सीन में अग्रिम भूमिका में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हिमाचल दौरा भी अच्छा रहा। भाजपा ने सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाखों पोस्ट कार्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले चुनावी वर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है और 2022 में एक बार फिर भाजपा हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई एवं आगामी रणनीति तय की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2 अक्टूबर को सेवा और समर्पण अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाएगा, जिसमें नदियों के स्रोत की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर जैसे ही तिथि तय हो जाएगी वैसे ही भाजपा चुनावों में उतरेगी। उन्होंने कहा भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपचुनावों के लिए भाजपा पहले से ही तैयार और गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि आंदोलन हिमाचल में बेअसर है। किसान संगठनों के साथ सरकार अनेकों बैठकें कर चुकी है, पर किसान संगठन अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की, मोर्चा और जिला अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक यहाँ पीटरहॉफ में हो रही है, जिसमें हमारी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में, जहां हम पिछली बैठक के बाद हुए कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे। इस बैठक में पिछले जो कार्यक्रम हुए हैं उन सब की समीक्षा हुई है। विशेष रूप से जो ये सेवा और समर्पण अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चल रहा है। इस सेवा और समर्पण अभियान के जो 2 प्रमुख दिन 17 सितंबर
और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रमों की विस्तृत यहाँ पर समीक्षा की गई और आगे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान हमारी पार्टी हर पंचायत स्तर पर करेगी। पीने के पानी के जो स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन स्रोत हैं, उनको साफ करने का अभियान हमारी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर हर पंचायत में चलाएगी। ये निर्णय भी आज की इस बैठक में हुआ है और इसके अलावा आगे भी पार्टी ने अनेक संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में जो हिमाचल सरकार स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाल रही है, उस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए पार्टी किस स्तर पर सहयोग कर सकती है, पार्टी किस स्तर पर मदद कर सकती है, उसकी विस्तृत योजना आज की इस बैठक में हम बनाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके उस योजना की जाएगी, जिसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूरे जोर शोर से लगेगा और उसकी विस्तृत रणनीति आज की इस बैठक में बन रही है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। जैसे ही चुनाव आयोग उपचुनावों की तिथि घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव स्थिति उम्मीदवार तय करेगी और हमारे पूरे कार्यकर्ता उन लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान में डटेंगे और सभी उपचुनाव हम जीतेंगे। ये रणनीति हम पहले ही बना चुके हैं। देखिए, अनेक बैठकें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से की है और आपने भी देखा उन बैठकों में किस तरह से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का जो रवैया है वो थोड़ा अड़ियल रहा। एक बैठक में कोई बात करनी और दूसरी बैठक में उससे उल्ट अपना स्टैंड ले लेना या कोई और मुद्दा खड़ा कर देना, जिससे लगता है कि शायद किसान संगठन कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और वो जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान भी नहीं चाहते और किसानों का हित भी नहीं चाहते। ये आंदोलन एक राजनीतिक इशारे पर सिर्फ केंद्र की सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से चला है, जबकि ये जो कृषि बिल हैं ये किसानों के हित में है, देश के हित में। कहीं कोई युवाओं की कमी नहीं है। अब ये नहीं है कि युवा मोर्चा के पदाधिकारी बनाते वक्त किसी का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देखा जाता है। जो नौजवान लगता है उसको जिम्मेवारी दे दी जाती है, 1-2 साल ऊपर नीचे चलता है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं होती। हमारे पास युवाओं की कमी नहीं है। युवा मोर्चा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत है। आज हिमाचल प्रदेश के हर पोलिंग बूथ पर 20-20 नौजवानों की टीम खड़ी है। 1 बूथ 20 यूथ का अभियान हमारे युवा मोर्चा ने सफल बनाया है और युवा मोर्चा बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए सोमवार से फिर स्कूल खुल गए हैं। गत दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार सप्ताह के पहले दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल आएंगे। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 9वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे। विद्यार्थियों और स्कूल के सभी कर्मचारी कोरोना को लेकर जारी SOP का सख्ती से पालन करें, यह स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा। स्कूल खुलने के पहले दिन कोरोना नियमों के अनुरूप ही छात्रों को कक्षा में एंट्री दी गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बच्चों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद स्कूलों के खुलने से रौनक वापस लौट आई है। एक लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में स्कूल खोले गए हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे और अध्यापक कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। राजधानी शिमला के स्कूलों में विद्यार्थियों के चेहरे पर स्कूल खुलने की अलग ही खुशी देखी गई। स्कूलों में प्रवेश से पहले परिसर को सैनिटाइज किया गया। विद्यार्थियों की प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की गई। सभी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी है। पोर्टमोर स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद का कहना है कि स्कूल में सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त जगह है। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जो बच्चों में जो उत्साह है उससे बढ़कर आज पेरेंट्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन की थी हमने अभिभावकों के साथ,
तो वो भी चाहते हैं कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए, क्योंकि लगभग 1.5-2 वर्ष के बाद स्कूल खुल रहे हैं और ये जो एक बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का हुआ है 1.5 साल के अंदर, उसकी भरपाई करने के लिए अब पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हैं। वो भी चाहते हैं कि अब विद्यालय खुलने चाहिए और विद्यालय प्रशासन पूर्ण तैयार बैठा है, क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बच्चों की संख्या भी अधिक है। लगभग 1600 के लगभग आज हमारे इस विद्यालय में छात्राओं की संख्या है और विभाग ने निर्णय लिया कि केवल 2-2 क्लासेस को जो है वो 3-3 दिन के लिए बुलाया जाए। तो उस हिसाब से हमारे पास कैंपस बहुत बड़ा है और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो उसको मेंटेन करने में हमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर लगातार भी स्कूल खुलता है 4 कक्षाओं के लिए तो उसके लिए हमें हो सकता है शिफ्टों में स्कूल चलाना पड़े। उसके लिए भी माइक्रो प्लान तैयार रखा है, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं कि विभाग आदेश दे, हम अपने आप स्वयं तैयार बैठे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं तो उसके लिए भी हम विद्यालय प्रशासन तैयार बैठा है कि बच्चों की जो वो नुकसान ना हो और उनकी शिक्षा जो है सुचारू रूप से जारी हो सके। उसके लिए विद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, प्लान पूरे तैयार कर रखे हैं हमने। उसके लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी के निर्देश मिलने की। हाँ, जैसा भी निर्णय विभाग या सरकार लेती है हम तैयार हैं और हम उसकी SOP और गाइडलाइंस हैं ताकि हम इस जो महामारी है उससे भी बचें। उसके लिए भी पूरी SOP और गाइडलाइंस हमने फॉलो की हैं। वहीं अगस्त महीने के बाद विद्यार्थी भी स्कूल में आने को लेकर काफी उत्साहित दिखे। विद्यार्थियों का कहना है कि घर में ऑनलाइन क्लास में पाठ्यक्रम के कई विषय साफ नहीं हो पाते हैं, स्कूल में आकर शिक्षकों से सीधा पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसों में आने जाने से कोरोना का खतरा जरूर है, लेकिन स्कूल में आने की उन्हें खुशी है। वहीं बच्चे एग्जाम भी स्कूल में ही करवाने के पक्ष में नजर आए। मुश्किलें तो सर आती है। देखो, गूगल मीट से हम पढ़ाई करा रहे थे बच्चों से, पूरे बच्चे हमारे जुड़ नहीं पाते थे क्लास में। कोशिश हमने पूरी की है, तो प्रॉब्लम्स तो बच्चों को रहती थी, पूरी तरह से बच्चों से हम पूछ नहीं पाते थे। लेकिन क्लास में तो बच्चा हर एक बच्चे से एक बच्चे से टेंशन पे होती है, तो देख सकते हैं, बच्चों को पूछ सकते हैं। मतलब बच्चे आए तो अच्छा ही लगेगा, स्कूल में अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे आके। कोरोना का तो सर ऐसा हमारे स्कूल में सर ने बहुत अच्छे से हर फ्लोर में सैनिटाइज़र के लिए वो मशीनें लगी हुई है, बच्चे अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, डबल मास्क पहन के आए बच्चा। बाकी हम लोग पूरा अपना ध्यान सुबह से हम इसी में लगे कि बच्चे इकट्ठे ना हो। स्कूल में बच्चे आज इतने आ रहे हैं, हर कमरे में एक बेंच पे एक बच्चे को बैठा रहे हैं, तो यही ध्यान हम सबको भी रखना पड़ेगा, बच्चों को भी रखना पड़ेगा सर। फ़र्क तो वैसे बहुत है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और खुशी हुई है स्कूल आने की कि आखिरकार स्कूल खुल गया फाइनली। होप्स तो आगे भी थोड़े टाइम तो खुले रहे, क्योंकि कई बार क्या मतलब हर बार ऐसे ही हो रहा है, कुछ टाइम के लिए खुलते हैं, देन हार्डली 1-2 वीक्स आते हैं और फिर उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। तो देखेंगे इस बार कितने टाइम तक खुले रहते हैं। और फ़र्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हमारे कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो जाता था, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। बाकी अभी यहाँ पर सामने टीचर होंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे टीचर से, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो सकता है साथ साथ में। तो ठीक है, ऑफलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन भी ठीक ही थे, वैसे इतने ख़राब नहीं थे। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद हम स्कूल आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था, मतलब उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाता था, मतलब हम टीचर्स को जान भी नहीं पा रहे थे और सिग्नल प्रॉब्लम भी काफ़ी आती थी। अब जब सामने होंगे टीचर्स तो फिर ब्लैक बोर्ड पे अच्छा समझ आएगा और टीचर मतलब इंडिविजुअली इतने सारे बच्चों में मतलब ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा, समझ भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। होने तो चाहिए, मतलब तभी आगे वैल्यूएबल होगा, तभी आगे बच्चों को समझ आएगा, वो फ्यूचर में भी मतलब काम आएगा। आगे होने तो चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है कि मतलब अब सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, ऑनलाइन इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कई बार मतलब टीचर्स की आवाज़ नहीं आ रही होती है, कई बार मतलब कुछ सुनाई नहीं देता, घर में कई प्रॉब्लम्स होती है, तो ऑनलाइन उतना अच्छे से समझ नहीं आता है। विश्व पर्यटन दिवस पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला के स्कैंडल पॉइंट स्थित पर्यटन सूचना केंद्र और ऐतिहासिक मैदान स्थित आशियाना रेस्टोरेंट में पर्यटकों का स्वागत किया गया और उन्हें मिठाइयाँ बांटी गई। शिमला के रेलवे स्टेशन पर भी पर्यटकों को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर्यटन विभाग हर साल विभिन्न भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बड़ा आयोजन न करके इस दिन को सादगी से मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटकों का मिठाई खिलाकर राजधानी शिमला में स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें प्रदेश के पारंपरिक खाद्य व्यंजनों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान स्कैंडल पॉइंट स्थित पर्यटन सूचना केंद्र के इंचार्ज अनिल शर्मा ने बताया कि आज पूरे देश की तरह प्रदेश में भी विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण पर्यटन व्यवसाय पर काफी असर पड़ा था, लेकिन इस वर्ष पिछले साल के मुताबिक काफी पर्यटक प्रदेश का रुख कर रहे हैं। काफी तादाद में पर्यटक
पर्यटक फोन पर भी जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि हिमाचल बिल्कुल सेफ है और खासकर पर्यटन निगम के होटलों में पूरी एहतियात बरती जा रही है। आज पूरे वर्ल्ड टूर, पूरे हिमाचल टूरिज्म जो है, पर्यटन विकास निगम जो है, पूरे अपनी प्रॉपर्टीज़ में वर्ल्ड टूरिज्म डेज मना रही है और टूरिस्टों को और सारी प्रॉपर्टी को सजाया गया है और टूरिस्ट जो है उनको लड्डू खिलाकर उनका स्वागत करके हम उनको जो है वो थोड़ा उत्साहित कर रहे हैं वर्ल्ड टूरिज्म वाले दिन। इस मामले में हम लोगों ने अभी सुबह हमारा लोकल टूर जो टूर नंबर 1 है शिमला का, उसके लिए अभी एक बस भेजी है। वो 10:30 बजे लोकल टूर के लिए अभी टूरिस्ट थोड़ी देर पहले निकले। हमारा जो ऑनलाइन बुकिंग है वो पिछले साल जो कोविड की वजह से थोड़ा जो कम था, इस बारी जो है वो काफ़ी थोड़ा बड़ा है। अभी हमारा पिछले 3-4 दिन से 2.5 लाख प्लस ही रह रहा है ऑनलाइन बुकिंग जो है। ऑफलाइन बुकिंग भी आ रही है, क्वारीज भी आ रही है काफ़ी। तो और पिछले सैटरडे संडे को जो है हमारा गेटवे जो है, हमारा ऑनलाइन बुकिंग जो है वो 3.5 लाख प्लस रहा है और पिछले कल का जो है 5,21,000 रहा है। तो काफ़ी टूरिस्ट जो है वो अब थोड़ा करके टूरिस्ट कोविड के पहले तो डर की वजह से नहीं आ रहा था, अब थोड़ा टूरिस्ट निकला है। पर्यटन विकास निगम के काफ़ी होटल जो है वो बुक हैं। वहीं आशियाना रेस्टोरेंट के प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है और सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट में जो भी पर्यटक आ रहा है उसका स्वागत किया जा रहा है व मिठाई खिलाकर उनका मुँह मीठा करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, आज विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 को हमारा मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी हम और सालों की भांति बना रहे हैं। बट फर्क इतना है कि भी हम प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए लोगों के साथ इतना वो खुला से नहीं कर पा रहे हैं। बट जो भी है हमने जो स्वागत के लिए रखा है कि भी पर्यटक जितने भी हमारे पास रेस्टोरेंट में आ रहे हैं उनका मिठाई खिला के हम थोड़ा स्वागत कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने रेस्टोरेंट को लाइटिंग की गई थी, जो जैसे हमें अपने मुख्य कार्यालय के आदेश थे कि भी थोड़ा सा लाइटिंग की जाए और थोड़ा सा डेकोरेशन करके और पर्यटकों का जो है स्वागत किया जाए और सारे नियमों को प्रोटोकॉल के तहत हमको उनका पालन करना पड़ेगा। एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के अध्यक्ष अमर ठाकुर के नेतृत्व में आनी विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान आनी विधानसभा क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2021 को इस क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने 234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संपूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के अध्यक्ष अमर ठाकुर ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और आनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र का दौरा करने का भी आग्रह किया। आनी विधानसभा क्षेत्र मैं ऐसा समझता हूं कि वो आपका ही नहीं, मेरा भी क्षेत्र है। बहुत सारा इलाका मेरे विधानसभा क्षेत्र का आपके क्षेत्र के साथ लगता है। आनी विधानसभा क्षेत्र और हमारे सराय विधानसभा क्षेत्र का, हमारा जो छतरी का सारा इलाका हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है। आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए हमने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आज से पहले जो आनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया उसको हम करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़िए। आनी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की बातें हैं उनको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है, उसको हम पूरा करेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और फिटनेस फ्रीडम रन 2021 मुहिम के तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान में बतौर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सेवाएं दे रहे विनोद कुमार ने बताया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर में ही खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 7वें दिन संस्थान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये गतिविधियां आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगी।
ये जो आप देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021, इसके अंतर्गत जो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, और ये जो आप देख रहे हैं फिटनेस फ्रीडम रन 2.0 का जो आगाज़ हमारे जो है केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने, माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने शुरू किया है। हम उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी मुहिम में हमने जो है यहाँ ये जो विभिन्न प्रकार की खेल स्पर्धाएं हैं उनका आयोजन किया है। इसमें 4 टीमें भाग ले रही है और वो हमारे जो संस्थान की कुछ टीमें, कुछ प्लेयर्स जो हैं, जो भी इंटरेस्टेड प्लेयर थे हमारे सराउंडिंग्स के, वो प्लेयर्स इसमें भाग ले रहे हैं। ये जो है 2 अक्टूबर तक ये खेल स्पर्धाएं हमारी ये फिटनेस से रिलेटेड और भी बहुत प्रोग्राम हैं जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे और 2 अक्टूबर को इसका समापन किया जाएगा। और जो है हम इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जैसे इसमें रस्सी कूद प्रतियोगिता है, महिलाओं की एक स्पेसिफिक दौड़ है, पुरुषों की अलग से दौड़ है, बच्चों की अलग से दौड़ है और रस्सी कूद की प्रतियोगिताएं हैं और योगा के व्यायाम हैं। इस तरीके की तमाम फिटनेस से रिलेटेड खेल कूद से संबंधित हम इसमें स्पर्धाएँ करा रहे हैं। राजधानी शिमला में जगह जगह भूस्खलन का सिलसिला जारी है। दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समीप भी सड़क धंस गई। इस भूस्खलन से 2 पेड़ भी गिर गए। वहीं पेड़ों और मलबे की चपेट में आने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही 2 ढारों को भी खतरा पैदा हो गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल इस सड़क पर लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और यातायात और लोगों के चलने के लिए रास्ते को बहाल करवाया। अपनी लंबित मांगों को लेकर करुणामूलक संघ का शिमला में क्रमिक अनशन लगातार जारी है। सोमवार को करुणामूलक आश्रितों को क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए 60 दिन हो गए हैं। चंबा जिला के अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने कहा कि करुणामूलक संघ 60 दिन से मांगों को लेकर कालीबाड़ी के पास रेन शेल्टर पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सूद नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही सरकार करुणामूलक आश्रितों को नकारती रही तो क्रमिक अनशन अनिश्चितकाल तक चलेगा ही, बल्कि आंदोलन तीव्र गति पकड़ लेगा। संघ का कहना है कि जल्द करुणामूलक संघ की मांगे मानी जाए और सब परिवारों को एक साथ नियुक्तियां दी जाए। जी हमारे अभी अनशन को 60 दिन हो चुके हैं और इसी दौरान 60 दिन में सरकार किसी भी नुमाइंदे ने हमारा जो है हमारी सुध बुध नहीं ली है और अभी तक उनका कोई भी किसी तरह कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। सरकार अगर हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचती है, अगर सरकार का यही रवैया रहता है तो हमारा जो है जो हमारे अनशन है ये निश्चितकालीन है और हमारा ऐसे ही अनशन जो है चलता रहेगा। 60 दिन हो चुके हैं हमारी अनशन को और आगे के लिए हमारी जो उपचुनाव है उपचुनाव के हम जो उसका निश्चित तौर से उनका बहिष्कार करेंगे हम। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।